जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में हो ना हो संगत जी हमारे लिए जवाब जरूर छिपे होते हैं। और संगत जी, कई संगत का ऐसा भी होता है कि अब जवाब तो हमें बहुत सारे मिलते हैं। अब बहुत सारे जवाब मिलते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जवाब कौन सा है। बिल्कुल सही बात है संगत जी, बहुत सारे जवाब मिलते हैं, लेकिन हमें सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और सम टाइम हम वही चीज़ पिक करते हैं जो चीज़ हमारे लिए या तो एक कंफर्ट जोन में होगी या हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो संगत जी हमें सबको ध्यान देना चाहिए पूरी, क्योंकि संगत जी गुरु जी सिर्फ आपके कंफर्ट जोन को देख के आपको इशारे नहीं देते ना, सब कुछ देख के देते हैं। इसलिए संगत जी हम सत्संग को पूरा सुने और ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये वाला ये मेरे लिए होगा, मेरे को खुशियाँ मिलनी है, आज मिलेंगी कल मिलेंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके लिए बहुत से अलग भी इशारे हों। इसलिए संगत जी हमें कभी भी गुरु जी के सत्संग को या गुरु जी के मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपसे उसी तरह से शेयर करूंगी। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। मेरे गुरु पर आप बहुत प्यारे हैं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने इसकी भी हिम्मत मुझे दी है और मैं पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि संगत जी में बहुत मुझे डर लगता था ये अगर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरु जी की आज्ञा से कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत हिचकिचाती थी अपना सत्संग शेयर करने में। और बहुत बहुत शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का जहाँ पर हम सत्संग लिख कर भी भेज सकते हैं। और संगत जी मैं बस गुरु जी को यही बोलूँगी, गुरु जी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही हम सबको ऐसे ब्लेसिंग्स दे रखना और हमेशा अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले मैं एक मंत्र जाप जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ इस तरह से शुरू हुई थी कि जो मेरी सास है वो गुरु जी की सत्संग पर जाते थे संगत जी, लेकिन मैं नहीं जाती थी गुरु जी के सत्संग पर कभी भी। मुझे नहीं इतना अच्छा लगता था सत्संग पर जाना और ये सब। एक्चुअली संगत जी सिर्फ सत्संग ही नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं कहीं भी नहीं जाती थी, कहीं पर भी नहीं जाती थी। और मेरी शादी को आज 4-5 साल हो गए हैं। मुझे मुश्किल से ही कोई जानता होगा, और या जो जानता होगा सिर्फ गुरुजी को मानने वाला ही जानता होगा, जो गुरुजी को जानता होगा वो मुझे जानता होगा। तो संगत जी मेरी शादी हुई, मेरी लव मैरिज हुई है। संगत जी मेरी लव मैरिज होने में भी मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में कि फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। फैमिली वाले को मनाना बहुत मुश्किल, कभी कोई मना कर देता, कोई, क्योंकि संगत जी हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें जो डिसीज़न होते हैं वो हर किसी के सोच कर लेने पड़ते हैं कि सोचना पड़ता है कि इनका जवाब भी मैटर करता है और उनका जवाब भी मैटर करता है। और संगत जी हमारी फैमिली में बड़ों को बहुत ओहदा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा वो थोप दिया, ऐसा नहीं है।
इनफैक्ट अगर हमने कुछ सोच लिया और अगर हम उसको करने जा रहे हैं ना, तो हमें परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारी फैमिली में भी यही सब चल रहा था। तो संगत जी कभी कोई नहीं मानता था, कभी कोई नहीं मानता था। लेकिन संगत जी तब मेरे दादाजी थे। अनफॉर्चुनेटली संगत जी अब मेरे दादाजी मेरे बीच में नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दादाजी ने मेरी शादी देखी है और मेरे अंकल को आशीर्वाद दिया है। संगत जी जो मेरे दादाजी थे वो मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना पापा का प्यार नहीं देखा, क्योंकि पापा का बिजनेस था तो वो सुबह जाते थे, रात को आते थे और तब तक हम कभी सो जाते थे या फिर बस ठीक है 10 मिनट बैठते थे। तो कभी भी एक्चुअली मैं मेरे पापा के प्यार के लिए तरसी हूँ। लेकिन सच में मेरे को गुरुजी ने, मेरे भगवान जी ने मुझे दादाजी दिए हुए थे जिन्होंने मेरी सारी कमियां पूरी की है, क्योंकि मेरे नाना जी भी नहीं थे। तो संगत जी एक दादाजी ने मेरी सारी कमियां पूरी करी है, सारी की सारी, और मुझे बहुत प्यार किया है। इसलिए घर में जॉइंट फैमिली थी, बच्चे बहुत थे और सब मुझसे चिढ़ते भी थे कि दादाजी तो सिर्फ तेरी ही सुनते हैं। क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं मेरे दादाजी को मेरे नेचर के बारे में पता था कि ये हर किसी से नहीं बोलती है। और हमारे घर में सिर्फ हम 2 ही लड़कियां थी, मैं थी और मेरे से एक छोटी मेरी बहन थी जो कि मेरे ताया जी की लड़की थी और जो उनके मेरे होने के बाद हुई थी। तो वो मुझसे छोटी थी। संगत जी घर में पहली लड़की मैं थी, अपने 4 भाइयों के बाद मैं पहली हुई थी और उसके बाद मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहन। तो संगत जी मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे और न उनको पता था कि ये लड़की अगर कुछ अपने लिए सोचेगी ना तो अपनी फैमिली को और अपनी इज्जत को और अपने आप को हमेशा आगे रखकर, हमारी फैमिली को आगे रखकर ही सोचेगी। तो संगत जी मेरे दादाजी ने मुझ पर पूरा यकीन जताया और उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि जहाँ ये बोल रही है हम वहाँ शादी करेंगे। तो संगत जी अब दादाजी जब मेरे साथ थे तो मुझे थोड़ी बहुत कम प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मेरे एक ताया जी थे जिनसे मुझे बहुत डर भी लगता था। इनफैक्ट वो पापा जी को भी डर लगता था, मैं तो भी पापा से भी आगे हूँ। तो संगत जी मेरी दादा की भी वो बहुत कम सुनते थे। लाइक ऐसा था कि दादाजी के बाद घर को संभालने वाले अगर कोई बड़े हैं तो वो ताया जी हैं। तो वो नहीं मान रहे थे। वो इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको ये था कि लड़के के पास काम अच्छा नहीं है, लड़का हमारे बराबर का नहीं है, लड़के की कोई इनकम नहीं है, लड़का पैसा नहीं अच्छा कमाता है, अभी तक वो अपने पापा के ऊपर डिपेंड है एंड ऑल। संगत जी ये सब बातें चलती थी। लेकिन मेरे दादाजी ने संगत जी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे दादाजी ने मेरी शादी वहाँ करवा दी और मेरी शादी संगत जी जैसे तैसे वहाँ पर हो गई। और ये बात सच थी कि मेरे अंकल अभी कुछ भी काम नहीं करते थे, सिर्फ उनकी जॉब थी जो 25,000 में वो काम करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन मेरे और मेरे अंकल के बीच संगत जी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। और मेरे अंकल भी यही बोलते थे कि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई ना तो मुझे किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। और संगत जी सेम मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में इनसे ज़्यादा मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और संगत जी लड़की को सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जहाँ आप अपनी बात रखो, उस बात की वैल्यू हो, सिर्फ वही चीज़ चाहिए होती है। क्योंकि बेटियाँ अगर कहीं दूसरे घर जाती हैं ना तो उनको सिर्फ यही चीज़ खलती है कि हम अपने घर में बोलते थे, वहाँ सुनी भी जाती थी और मानी भी जाती थी, तो यहाँ तो पूछा भी नहीं जाता है। तो संगत जी उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ब्लेस थी। लेकिन मेरी सास को शायद संगत जी मैं इतनी पसंद नहीं थी। हो सकता है कि सिर्फ मेरे अंकल की वजह से वो माने हों, लेकिन मैं इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि उनको कुछ मेरी फैमिली के बिहेवियर अच्छे नहीं लगते थे। लाइक जैसे मेरे ताया जी, उनको एक बार जब बात हुई थी तो पैसों वैसों की बात हुई थी कि इतना कमाता नहीं है लड़का और ये वो, कोई भी मैं होगी संगत जी तो वो नहीं सुन पाएगी। लेकिन मेरे भी पिता थे तो उनको भी पूरा सोचना था मेरे फ्यूचर का, उनको पूरा राइट था। और इधर से इनकी मम्मा को भी राइट था कि हाँ उस बात पे वो अपना
गुस्सा जता सकते थे कि क्यों मेरे बेटे के लिए ये सब बोला गया, लेकिन मैं दोनों तरफ से किसी को भी गलत या सही नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरे ताया जी भी बिल्कुल ठीक थे और यहाँ से मेरे इनकी मम्मा भी बिल्कुल सही थे। संगत जी, लेकिन चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, हम लोगों का बेबी भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन घर में चीज़ें बिगड़ती ऐसी चली गई। सबसे पहले तो संगत जी, मेरी जो सासू माँ है, मेरी मम्मा हैं, जो उन्होंने अपने दिमाग से वो बातें निकाली नहीं जो घर में हुई थी शादी के टाइम पर, क्योंकि उनको शायद ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया कि जहाँ पर लव मैरिज होती है ना, तो वहाँ पर एक बेटी के लिए और बेटी की फैमिली के लिए, दोनों के लिए एक चैलेंज होता है। क्योंकि बेटी के लिए ये चैलेंज होता है संगत जी कि अगर मैंने बाय चांस जो लड़का ढूंढा है और वो गलत निकल गया, तो मैं क्या जवाब दूंगी अपनी फैमिली को जिनसे मैं लड़कर शादी करने जा रही हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, फैमिली वालों के लिए ये चैलेंज होता है कि हम मैनेज कैसे करेंगे, जो लड़की ने देखा है उसके अकॉर्डिंग हमने मैनेज करना है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ उनके दिमाग में, उनके दिल में घर कर गई थी। वो नहीं समझ पा रहे थे मेरी कंडीशन, या अब मैं कैसी हूँ, मेरी कंडीशन कैसी है, वो नहीं समझ पा रहे थे। और तब से लेके ना संगत जी, आज तक हमारी जमी नहीं, उसी चक्कर में हमारा बनी नहीं कभी भी। और यही रीज़न था कहीं ना कहीं कि मैं नहीं जाती थी सत्संग में। उनको होता था कि मेरे साथ सत्संग में चलो, दुनिया पूछती है तुम्हारी बहू क्यों नहीं आती है, तो ये बाहर क्यों नहीं निकलती है, और मेरी बेइज्जती होती है। लेकिन संगत जी, मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं निकल सकती थी ना, मेरा मन भी नहीं करता था। मैं बहुत शुरू से इंट्रोवर्ट थी, तो मैं कभी नहीं जाती थी ऐसे सत्संग वगैरह पे। और संगत जी, उसके बाद मैं आपको चीज़ बताती हूँ, मेरी जर्नी शुरू होने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली जब हमारी शादी हुई, और शादी होते से ही संगत जी उसके 2 महीने बाद मेरे अंकल का जॉब छूट गया किसी रीज़न से, ड्यू टू सम रीज़न संगत जी। रीज़न बहुत से हो सकते हैं, और मेरे अंकल का जॉब छूट गया और अंकल के पास अब कोई भी काम नहीं था, और हम टोटली डिपेंड हो गए अपने ससुर जी पर, मेरे पापा पर। लेकिन संगत जी, सच में बता रही हूँ कि जो मेरे पापा थे वो बेस्ट पापा थे जो फादर इन लॉ के रूप में मुझे मिले थे। एक्चुअली या तो कमी मेरी सिर्फ मेरे दादाजी ने पूरी की थी एक पिता की, या फिर मुझे जो प्यार मिला था बच्चा कुचा जो मुझे चाहिए था, मुझे अपना टिल आगे जो ज़िंदगी मुझे स्पेंड करनी थी, तो मुझे मेरे ससुर जी ने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, इनके पापा ने, मेरे हस्बैंड के पापा ने। और संगत जी, बस होता चला गया। लेकिन अब चीज़ें क्या हो रही थी ना कि मेरी सास के ताने मैंने शुरू हो गए कि इस लड़की के पैर अच्छे नहीं है, जैसे ही घर में आई है वैसे से ही काम ख़त्म हो गया है, घर में कमाई आनी बंद हो गई है, बरकत नहीं हो रही है। बहुत कुछ बोला संगत जी, बहुत कुछ बोला। और मैं डिप्रेशन में ऐसे था कि मेरे को डिप्रेस होता था, मैं बहुत डिप्रेशन में ऐसे मेरे को था कि मैं चली जाऊंगी अगर ऐसा ही सब कुछ चलता गया तो। संगत जी, मैंने अपने आप में रहना, बात नहीं करना, घर में कोई है ही नहीं था बात करने को। अंकल ने जॉब वॉब देखने के लिए स्टार्टिंग में जो 2 महीना था तो जॉब में चले जाते थे, तो वो रात को आते थे, और जब जॉब छूट गया तो वो जॉब सर्च करने के लिए बाहर जाते थे, तो मैं घर में अकेली रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था अगर यही सब चलता रहा ना तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दिन में सिर्फ हम लोग आधे घंटे के लिए या मुश्किल से 1 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर उस जगह पर पापा बैठे हैं तो या मेरे अंकल बैठे हैं तो मैं थोड़ा बहुत बोल पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बोल सकती। संगत जी, मेरी ननद थी, उसकी शादी हो चुकी थी। शी वाज, मतलब इतनी समझदार, इतनी अच्छी ननद। मैं बोलती हूँ कि सबको ऐसी ननद मिले। उन्होंने मुझे बहुत अंडरस्टैंड किया है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। बिकॉज संगत जी, जब तक खुद की शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक आपको नहीं समझ में आता है कि दूसरे पर क्या बीतेगी। तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरी ननद को भी कुछ फेस करना पड़ता था अपनी ससुराल में, और अपने ससुराल में वो फेस करती थी, और मैं भी वही चीज़ें वो मुझे बताती थी। और लेकिन संगत जी, जब मैं बताने जाती थी ना तो मैं बहुत डर के बताती थी,
क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मम्मा के बारे में और अपनी माँ के बारे में तो संगत जी चाहे आपकी माँ जैसी भी हो ना, आप नहीं सुन सकते हो, लेकिन मेरे बोले बिना ही ना वो चीज़ें बहुत समझ जाती थी, बिकॉज वो फील करती थी उस चीज़ों को, क्योंकि जिन पे बीतती है ना वही समझ पाते हैं। तो संगत जी ऐसा चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने सोचा कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। मैंने अपने अंकल से बात की तो संगत जी उन्होंने मुझे जॉब करने के लिए मना कर दिया कि नहीं, अब तुम थोड़ा, एक तो क्योंकि संगत जी देखो हमारे बहुत से प्लान्स थे, चाहे हम अंकल कम कमाते थे लेकिन कमाते थे, तब ऐसा था कि चलो वो अपना कमाते हैं। उसके बाद संगत जी शादी के टाइम पर बहुत खर्चा हो गया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लेना देना शुरू था, और ऊपर से 2 महीने बाद अंकल का काम छूट गया। और हमने बहुत बड़े सपने नहीं सजाए थे, लेकिन थोड़े बहुत तो सपने संगत जी मैंने भी सजाए थे कि शादी के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे। तो वो तो हर कोई लड़की सोचती है, लेकिन संगत जी वो भी चीज़ पूरी नहीं हुई, और ऊपर से घर का माहौल बहुत बुरा। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी मैं यहाँ पर। और संगत जी उसके बाद मैंने सोचा मैं जॉब करती हूँ, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। अंकल ने मुझे स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोली थी कि 6 महीने तो तुझे कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ तुझे ऐश करवानी है। लेकिन संगत जी अंकल को कहाँ पता था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो मेरे को अंकल ने मना कर दिया। अंकल ने बोला मुझे पता था कोई ऐश नहीं करवा सकता, लेकिन तुझसे जॉब तो पक्का ही नहीं करवानी मैंने। उसके बाद संगत जी मैंने एक दिन ऐसे मम्मा आए मेरे पास, और आए तो बोले कि आज तो तुझे रेडी होना ही है। तब मेरी शादी को संगत जी हो गए थे 5 महीने, आई गेस, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है कि कितना टाइम हुआ था। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुझे रेडी होना है, बिकॉज़ मेरी बहुत बेइज्जती होती है, सब मुझसे पूछते हैं तुम्हारी बहू नहीं आती है, तुम लेकर नहीं आती हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है। तब भी मुझे वो बहुत कुछ सुना कर ही गए थे, और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं जा आती हूँ, क्योंकि फैमिली की इज्जत भी संगत जी मेरे हाथ में थी। मैं जैसा रिएक्ट करूँगी वैसे ही लोग सुनाएंगे, बोलेंगे। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे ना चीज़ों को साइड में रखना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तो संगत जी मैं चली गई सत्संग पर, और सत्संग पर गई तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मानो कि मतलब मेरा ये था कि मैं सिर्फ वहाँ पर खा नहीं सकती थी सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि संगत जी वहाँ पर जब मैं गई थी ना 5 महीने बाद, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतने लोगों से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ किसी से। क्योंकि जब स्टार्टिंग में, शादी के स्टार्टिंग में तो मुँह दिखाई के लिए जो आंटी आए थे 5-7 वो आए, और तब मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं मिली थी, थोड़े बहुत बोल रही थी लोगों से, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बाहर निकल कर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में आज मुझे फील हो रहा है कि मैं शादी के बाद अपनी सास के साथ कहीं निकली हूँ। और मैंने ना गुरुजी को वहाँ पर बैठे बैठे ऐसी अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती आप कौन से वाले गुरुजी हो, कैसे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, लेकिन ये पता है कि मेरा मन सच्चा है और सच्चे भाव से मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे न सिर्फ मेरी फैमिली में खुशी चाहिए, स्पेशली मुझे और कोई खुश मिले ना मिले, मेरे अंकल मुझे बहुत खुश चाहिए। मैं अपने अंकल के मुंह को देखकर मैंने उनसे शादी करवाई है, मैंने अपने अंकल के नेचर को देखकर उनसे शादी करवाई है, लेकिन अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो उनका नेचर सेम भी नहीं रहेगा ना, तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, और चिड़चिड़ापन मुझे पसंद नहीं आएगा, तो मैं भी खुश नहीं रहूँगी। मैंने बोला कि अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप ना सब कुछ सही कर दो। संगत जी मैंने ऐसे ही बोला था, सेम ऐसे ही बोला था कि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ सब सही कर दो। संगत जी उसके बाद हो गया, मैं आ गई घर पर, सत्संग हुआ, खा पी कर जो भी लंगर था मैं लंगर लिया और मैं आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा था गुरुजी का स्वरूप, लेकिन फिर से टाइम डल गया और मुझे उसके बाद कोई गुरुजी के बारे में हमारे घर पे भी बात नहीं हुई, ना ही मैं सत्संग पर गई और ना ही मैंने कहीं गुरुजी को आकर सर्च किया। एक होता ना संगत जी, आप कहीं पर भी चले जाते हो, माथा टेकते हो, आप वहीं पे कोई अरदास या मन्नत मांगाते हो, तो मैंने भी वही चीज़ की थी कि मैं वहाँ गई थी, लेकिन संगत जी सच में मैं सच्चे भाव से गई थी।
क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई गलत नहीं था और वहाँ पर जाकर गुरुजी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, मन में नेगेटिव नहीं था। तो मन में था कि चलो ठीक है, बस एक सच्चे भाव से आई हूँ, बोल देती हूँ, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद संगत जी बीते टाइम बीता, अभी उसके बाद 2 ढाई 3 महीना, मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने गुरुजी के बारे में कुछ सुना भी होगा। मेरी शादी के 8 महीने बाद जब मेरी 8th मंथ एनिवर्सरी थी, तो संगत जी मेरे ससुर जी ने बोला कि तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए हो, तुम लोग घूम आओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तो संगत जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना हिमाचल जाएंगे और हिमाचल जाएंगे और वहाँ पर घूम के आते हैं कि चलो एक तो ट्रिप भी थोड़ा सही से बैठ जाएगा, हम कहीं दूर नहीं जाते। और संगत जी आते आते मैंने सोचा था कि मैं अपनी ननंद से मिलती हुई आऊँगी, क्योंकि वो ना उसकी शादी वहाँ हुई थी नालागढ़ में। तो मैंने कहा कि ना उससे मैं शादी उसकी वहाँ हुई थी तो मैं उसे मिलती हुई आऊँगी, मैं उसके पास भी कभी नहीं गई, तो वो भी हिमाचल में ही है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग हिमाचल का ट्रिप लगाते हैं। तब भी संगत जी मेरी सास को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि जा रहे हो, पैसा मत खर्च के आना ज़्यादा, ये वो सो, मतलब बहुत कुछ बोले, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरे अंकल से तब तक मेरे अंकल को बहुत चीज़ें पता चल चुकी थी और मेरे अंकल ने बोलना शुरू कर दिया था कि तू अगर अपने आप पर लेगी ना तो तू अपने आप को उतना ही इफ़ेक्ट करेगी, इसलिए तो अपने आप को इफ़ेक्ट मत कर, इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन मत ले और तू आराम से रहे, अपनी ज़िंदगी को आराम से जी। मुझे तेरा पता है और मुझे मेरी फैमिली का भी पता है और वो भी गलत नहीं है, उनको ठीक है एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम्हें भी लगेगा, लेकिन सब सही हो जाएगा। लेकिन सही ऐसे ना हो कि तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लो, अपने ऊपर ज़्यादा लोड ले लो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो संगत जी हम लोग घूम घाम के आए, वापस आए, तो जैसे ही घर पे आए तो मम्मा ने बोला कि अभी तो हम सुबह पहुँचे ही थे, मम्मा ने बोला आज शाम को ना सत्संग है गुरुजी का और तुझे स्पेशल बुलाया है, क्योंकि वो एक आंटी थे संगत जी जिनकी शायद मैं फेवरेट बन गई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो भी और उनको शायद मैं भी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने बोला कि मम्मा बोलते कि आज तूने जाना है गुरुजी के सत्संग पे, तैयार हो जाना 4 बजे। तो मैंने बोला कि मम्मा भी मैं आज ही आई हूँ और सुबह संगत जी हम लोग पहुँचे ही थे 10 के 11 बजे। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा बहुत ही सेटिंग वेटिंग करके घर का, और मुझे ना सोना है, मैं आज नहीं जा पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि देख मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है और तुझे चलना ही है मेरे साथ। संगत जी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड फील कर रही थी, लाइक मुझे ऐसा था कि क्योंकि हिमाचल गए थे तो वहाँ ठंड थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना थोड़ा फीवरिश सा फील कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे अंकल को मैंने बोला कि आप ऐसा करो, मैं आपको खाना वाना देकर आप सो जाओ, रेस्ट करो, और मेरे को तो थोड़ी देर में सोऊंगी 1 घंटा और उसके बाद मैं ना सत्संग पे चली जाऊंगी। तो अंकल ने बोला कि मैं मम्मा से बात कर लेता हूँ, तू मत जा, रहने दे। तो मैंने बोला नहीं मेरे को जाना है, क्योंकि बोला है उन्होंने तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने टैबलेट ली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई खाना वाना खाकर, और मैं उठी उसके बाद रेडी हुई तो मैं सत्संग पर चली गई। संगत जी मैंने पूरे 3 या 3.5 महीने बाद मैं गुरुजी से मिली होंगी उस टाइम पर। तो मैं मिली और मुझे फिर से ऐसे रियलाइज़ हो गया कि मैंने तो गुरुजी आपसे एक बात बोली थी कि आप मेरी फैमिली को सही कर दो, मेरे अंकल को खुश कर दो, अब कर दो ना। कितना टाइम हो गया, पिछले 6-6.5 महीने से मेरे अंकल फ्री बैठे हैं घर पर और वो बहुत फील करते हैं इस चीज़ को कि मैं फ्री बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरे को काम नहीं मिल रहा। और उसके बाद मैंने बोला कि आज ना मैं जाऊँगी गुरुजी, घर पर जाऊँगी और मैं घर जाते ही अपने अंकल से बात करने वाली हूँ कि मैंने जॉब करनी है। अब तो आपने 6 महीने का बोला था, अब तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो अब मैंने शादी के बाद आपने 6 महीने वाला वो जो था वो पूरा हो गया और हम घूम भी आए हैं। तो और उसके बाद मैं बात करूँगी जॉब की, तो आप ना उनके मुँह से सिर्फ हाँ निकलवा देना और मैं कुछ नहीं चाहती। और संगत जी यही चीज़ हुई। मैंने लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी से बहुत बातें करके आई, मैं उस दिन बहुत सारी बातें करके आई, मतलब जो मन में था ना वो सब कुछ बोलाई। अगर ऐसा लगता था कुछ भी गुस्सा भी था तो संगत जी अब देखो माँ साथ में बैठी थी, उनकी भी बातें 2-4 दिमाग में थी, तो मैं वो भी बोलाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, और आप हो तो अब सही करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने तो किसी और को अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको ही बोला। बहुत सी बातें संगत जी, मैं क्या क्या बातें बताऊँ तो मुझे भी याद भी नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सही अभी
अब मतलब मैं बोलूँ गुरुजी को, मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा बोल रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने घर आकर प्रसाद लेकर आई थी, जल प्रसाद एक मैं लेकर आई थी स्पेशली, क्योंकि आंटी ने बोला था अपने हस्बैंड को ज़रूर देना, और उन्होंने प्रसाद भी दिया था एक अलग से मेरे को डालकर। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने अंकल को ही ज़रूर देना। मैंने संगत जी उसके बाद में आई, अंकल को मैंने प्रसाद दिया, और प्रसाद देते देते मैंने अंकल को बोला कि अब ना मैं सोच रही हूँ कि हम घूम भी आए हैं, सब कुछ हो गया, और अभी कल मंडे है, तो कहीं ना कहीं हम जॉब का ट्राई करें, भी अच्छा दिन है, महादेव का दिन है। और संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था गुरुजी महाशिव का रूप है, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस चीज़ का। सिर्फ ये था कि गुरुजी को देखा है, गुरुजी ऐसे दिखते हैं, गुरुजी से अरदास लगाइए, दैट्स इट। और तब तक तो मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि शायद यहाँ पर ना सारे बैठे हैं गुरुजी, मतलब ये हिंदू लोग बैठे हैं, तो करके मतलब यहाँ पर शिव जी की पूजा हो जाती है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी महाशिव का मतलब अवतार है। मुझे तो ये लगता था गुरुजी जो है वो पंजाबियों के गुरु हैं, मतलब सरदारों के गुरु हैं। तो होती थी जब शिव जी की आरती तो मैं कंफ्यूज भी होती थी, लेकिन मैंने इतना मेरे दिमाग पे बर्डन नहीं दिया, बोधर ही नहीं किया उस चीज़ को कि यहाँ पे शिव जी की आरती होती है, क्यों होती है, और ना ही मैंने किसी से कुछ पूछा उस टाइम तक, और मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला कि देखो अभी कल मंडे भी है, महादेव का दिन है, तो हम लोग ना शुरू करें अपनी मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब कर लूँ, अब बहुत टाइम हो गया, और घर पे भी आपको पता है कि घर का माहौल कैसा है, और घर पे बैठी बैठी मैं बोर ही होती हूँ, और जब हमने बेबी प्लान करना होगा तब हम देख लेंगे, तो तब मैं जॉब छोड़ दूँगी, अभी जो 3-4 महीना है तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अंकल ने बोला कि चलो ठीक है, तुम कर लो कल से ट्राई। और मैं बहुत खुश हुई, और मैंने संगत जी मैं रात को जब हम खाना खाने बैठे, इसलिए हम तो गुरुजी का प्रसाद खा करके आए, तो मुझे इतना भूख नहीं था, तो मैंने मेरे अंकल को और पापा को और मम्मा ने जो थोड़ी बहुत खानी थी तो मम्मा को मैंने बना करके दिया। और मैंने तभी अपने पापा से बात की कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो मैं जॉब कर लूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, आप चाहते हो तो आप कर लो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत घर से निकलोगे, आउटिंग होगी और अच्छा लगेगा आपको भी। घर पे तो वैसे भी बोर होना भी कौन है, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक तो आप कर ही सकते हो। तो उन्होंने ये बहुत इजीली मान गए। इधर से जब मैंने अपनी सास का मुंह देखा तो मुझे पहले तो लगा कि वो एग्री नहीं होंगे, जब मैंने उनको देखा तो कहते हैं हाँ ठीक है कर ले। उसके बाद संगत जी मैंने जॉब सर्च की, 2-3 जगह मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो एक जगह पर मुझे आया कि यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, 3 लोगों की वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, अगर तुमने इंटरव्यू देना है तो तू आज ही आ जा। इसलिए मेरी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी और हम लोग ऐसे कोई ढूंढ ही रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने मेरे अंकल को और हम दोनों ने संगत जी वहाँ ट्राई किया, और गुरु जी की कृपा से हम दोनों की जॉब वहाँ लग गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ना जब वहाँ जॉब लगी ना संगत जी, तो मेरे ना दिमाग में एकदम से आया कि ये तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई थी, इसीलिए मतलब मेरी यहाँ पर जॉब लगी है। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मेरे अंकल की जो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मैं ना एक तरफ से संगत जी इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज थी कि अगर मेरी जॉब लग गई और अंकल की जॉब नहीं लगी तो अंकल को और भी ज़्यादा खलेगा कि मैं नहीं कर रहा, मेरी वाइफ कर रही है ना, 100 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने गुरुजी को ये भी चीज़ बोली थी, गुरुजी बस मेरे हस्बैंड नहीं परेशान होने चाहिए, उनकी खुशी के आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं कपड़ा नहीं लूँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर वो खुश नहीं होंगे ना तो मैं खुश रह ही नहीं पाऊँगी। तो मेरे गुरुजी ने संगत जी दोनों जनों का सुना और हम दोनों की जॉब लगवा दी, मेरी भी अंकल की भी। और संगत जी हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे और बहुत खुश थे संगत जी। मतलब थोड़ी बहुत आउटिंग भी कराते थे, बाहर से थोड़ा बहुत खा पी आना, क्योंकि मेरे अंकल को पता था इसको खाना पीना घूमना बहुत पसंद है। क्योंकि जब संगत जी शादी से पहले बातें होती तो बहुत बातें होती थी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो तो संगत जी गुरुजी को पता था ना कैसा उन्होंने करवाना है और कैसा नहीं, और क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या नहीं। तो मैं किसी चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं करूँगी, जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मेरी और मेरे अंकल की उस टाइम पर जॉब लगवाई। तो उसके बाद संगत जी हमने काफ़ी टाइम तक जॉब कंटिन्यू की, मैंने कम से कम भी 1 साल वहाँ पर जॉब कंटिन्यू की। और उसके बाद 1 साल से मतलब मैंने जब 8 महीने हो गए थे जॉब को, तो मैंने संगत जी कंसीव कर लिया था। तो अब मैंने 3-4 महीने फिर भी दिए अपने ऑफिस में
कि मैं 3-4 महीने तक तो काम कर सकती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद संगत जी मैंने पूरे 1 साल बाद वहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी और मेरे अंकल ने अकेले काम किया वहाँ पर। इसलिए मेरे पास तब तक भी ऑफ़र था कि आप अगर जब आपके पीरियड कंप्लीट हो जाए और बच्चा होने के बाद अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे अंकल ने पहले ही उन्हें बोल दिया था कि अब ये ज्वाइनिंग नहीं करेगी, अब जितना भी होगा ये अपने बच्चे पर ध्यान देगी। क्योंकि संगत जी हमने एक तो डेढ़ साल से भी ऊपर हो गया था, 1.5 साल हो गया था मैंने कंसीव नहीं किया था और हमने बेबी प्लान करने में बहुत टाइम ले लिया था। लेकिन तब मेरे अंकल ने बोला था कि अब हम ठीक हैं, थोड़ी बहुत हमारे पास सेविंग्स भी हो चुकी हैं और मैं ट्राई करूँगा कि मैं अब कुछ अच्छा कर लूँ। और मैं ना संगत जी ऐसे ही बैठी थी और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे ना गुरुजी के सत्संग में जाना है। क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, मैं ऐसी थी ना कि मुझे गुरुजी ने दिया था लेकिन उस चीज़ का मैंने शुक्राना नहीं किया था। और मुझे ना उसके बाद में, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जॉब पे लगी हूँ, उसके बाद भी मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं हूँ। बस मैंने गुरुजी का थैंक यू किया था एक बार, गुरुजी आपने मेरी कितनी सुन ली है। सच में संगत जी मैं तब तक भी मतलब गुरुजी को इतना ज़्यादा उनसे नहीं जुड़ी थी। और अब जब मैं संगत जी प्रेगनेंसी टाइम पे मैं फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने ना एक दिन ऐसे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मुझे ऐसा हो रहा था कि यार मुझे ना गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए। बहुत टाइम से मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं गई हूँ, मुझे ना गुरुजी के सत्संग में जाना है। बड़ा मन हुआ अंदर से अपने आप से। तो मैंने ना अपनी मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा आप अब सत्संग पे नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा ना जाती तो हूँ ना। तो मैंने कहा आप मुझे भी ले चलो सत्संग में, किसी दिन सत्संग हो तो मेरा बड़ा मन है जाने का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है चल लियो। तो संगत जी उसके बाद हम लोग सत्संग पे गए उसके थोड़े दिन बाद ही। और मैं सत्संग पे गई तो संगत जी मेरी मम्मा को एक तो टेंशन ये थी कि एक तो ये प्रेग्नेंट है, ऐसे ना हो मतलब जो भी आए वो खा ले। तो उन्होंने मुझे 2-4 चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस दी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो संगत जी लेकिन वो गुरुजी का प्रसाद था और गुरुजी को पता था उन्होंने अपनी बेटी को क्या देना है। संगत जी मैं उस दिन सत्संग पे गई हूँ ना, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार सत्संग में गई थी, मैं नहीं रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। और ऊपर पीछे से मेरी मम्मी मेरे को इशारे कर रही है कि रो क्यों रही है, बच्चे की हेल्थ पे बुरा असर जाएगा ये वो। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। और उस टाइम पर मैं बैठे बैठे बस गुरुजी को शुक्राना ही किए जा रही थी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी जॉब लगवाई। इतना टाइम मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जिस सिचुएशन में मैंने अपनी स्टार्टिंग के 6-7 महीने इस घर में निकाले थे, तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी संगत जी कि मैं अपनी अंकल के साथ इतना बेस्ट टाइम निकालूंगी, चाहे तो वो ऑफिस में ही क्यों ना हो। मुझे आपने मेरे अंकल के साथ रखा, हमें फील करवाया कि तुम मैरिड हो, तुम इंजॉय करो। और हमने थोड़े से टाइम में अपनी बहुत इंजॉयमेंट देख ली। लाइक कभी आइसक्रीम खा या ना, कभी कोई बाहर से कुछ खा लेना, कभी कुछ खा लेना, तो कभी क्या कहाँ जाया ना 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए। तो हमने वैसे ही मतलब अपना एंजॉय कर लिया था थोड़ा बहुत। तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मैंने यही बोला कि गुरुजी आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मुझे सब कुछ दे दी। बस अब मेरा जो बच्चा हो ना वो इतना भागों वाला पैदा हो ना, इतना भागों वाला पैदा हो कि मैं बस इसके साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दूँ। मेरे अंकल चाहे जितनी मर्ज़ी कमाई करे, बस मैं बाकी मुझे पता है जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं जॉब लग के फिर से हम सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ मेरा बच्चा इतना हेल्दी हो और इसको किसी चीज़ की कमी ना फील हो। बस मैंने गुरुजी से ही संगत जी अरदास लगाई। तो ना मुझे एक टाइम में ऐसा आया, वहीं पर बैठे बैठे जब लंगर प्रसाद कर रही थी, मैंने कहा मैं गुरुजी के सत्संग में आती हूँ, खा पी कर चली जाती हूँ और गुरुजी को बोल जाती हूँ गुरुजी ये कर देना, गुरुजी वो कर देना। तो मैंने मन में सोचा तूने कभी गुरुजी को टाइम दिया है? तूने कभी गुरुजी से बात की है बैठकर? सिर्फ सत्संग में आती है, खा पी कर और गुरुजी का प्रसाद खाया और तू चल दी। गुरुजी ये कर देना, गुरुजी मेरे पति को खुश रखना, गुरुजी हमारा काम लगा दो, गुरुजी मेरी जॉब लगवा दो। अब मैंने बोल दिया गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो संगत जी मैं तो ऐसी हो गई, मैंने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है। जब तक आपके मन में भाव नहीं है तो आपको भी रब कितने का टाइम दे जाएगा, और है तो साक्षात भगवान का ही रूप। उसके बाद संगत जी मेरे मन में आया कि हम लोगों को उनको भी पूरा टाइम चाहिए। अगर हमें उनसे सब कुछ चाहिए ना तो उनको सिर्फ हमसे टाइम चाहिए, उनसे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए। और सत्संग सुनते सुनते संगत जी मुझे ये चीज़ फील हुई
कि गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना चाहिए, गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है और गुरुजी सिर्फ चाहते हैं जो भी हुआ है शुक्राना करो, उस चीज़ का शुक्राना करके भी शेयर करो और ऊपर से ये चीज़ें भी करो कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो सत्संग करो उस चीज़ का। तो मैं घर गई और मैंने ना उससे पहले एक आंटी जी से पूछा, जो आंटी मुझ मेरी फेवरेट आंटी थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी जी गुरुजी को मानने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका ये जो है तस्वीर हमें कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा पहले बात तो ये गुरुजी का स्वरूप है और तुम बहुत टाइम बाद सत्संग में आई हो, तुम कहाँ थी। तो मैंने आंटी को सब बताया, मैंने कहा आंटी मैं जॉब करने के लिए जॉब में थी, तो अब मैं सोची थी मैंने कि अब मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं अब आया करूँगी सत्संग में। तो उन्होंने बोला बेटा ज़रूर आया करना, अब तो इस टाइम में तुम जितना आओगी ना उतना देखना गुरुजी तुम्हें कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैंने बोला मुझे ना गुरुजी को अपने घर पे लेके जाना है। उन्होंने बोला कि बेटा वेट कर, गुरुजी खुद तेरे घर पे आएंगे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे आएंगे गुरुजी घर पे, मैंने कहा मैंने लेके जाना है, मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं है कि मेरे पास गुरुजी आ जाए। और संगत जी मेरी सास ना पिछले मेरे को जहाँ तक मुझे आइडिया है पिछले 3-4 साल से सत्संग में जा रही थी, मतलब जब से मेरी शादी हुई थी उससे भी 2 साल पहले से गुरुजी के सत्संग में जाती रही थी। तो उन्होंने ना मुझे ये चीज़ एग्जाम्पल भी बताया कि देखो अभी तक तुम्हारी मम्मा को आते हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन गुरुजी ने अभी तक तुम्हारे घर में नहीं जाना ना, तो इसलिए उनको स्वरूप ब्लेस नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि अच्छा गुरुजी का स्वरूप ब्लेस होता है। तो मैंने बोला बस मुझे ये बता दो गुरुजी से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ यही एक रास्ता है जो गुरुजी के सत्संग पर आकर हम सत्संग सुने। तो मैंने कहा ये भी वीकली होता है, कभी 5 दिन बाद होता है, तो मैंने कहा ये भी बहुत देर से होता है। तो उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, तू ना यूट्यूब पर सत्संग सुना कर, जैसे हम अच्छा होता है गुरुजी का सत्संग सुनना, तू प्रेग्नेंट है और इस टाइम पे सुनेगी तो बहुत अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि जैसे हम प्रेगनेंसी टाइम पे गीता सुनते हैं और भागवत गीता सुनते हैं, है ना, तो बहुत चीज़ें सुनते हैं ऐसी धार्मिक, तो तू ना गुरुजी के सत्संग सुना कर, तो देखना तेरे को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और बहुत अच्छा बेबी होगा, बहुत हेल्दी होगा। और गुरुजी से जुड़ना है ना तो सिर्फ तू सत्संग सुन, यूट्यूब पर सर्च कर ले। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, अब गुरुजी का सत्संग मैंने सुनना शुरू कर दिया। संगत जी मैंने तो उसमें जो चीज़ें सुनी गुरुजी के बारे में, मैंने बोला गुरुजी मेरा तो 1.5-2 साल मतलब मेरे तो ऐਵੇਂ ही निकल गए, आपने मुझे तब तक मार्ग भी नहीं दिखाया कि मैं आपसे इस तरह से भी जुड़ सकती हूँ, आपका ये वाला प्लेटफॉर्म भी है कि मैं यहाँ पर सत्संग सुन सकती हूँ। और संगत जी गॉड श्वेर तब तक मेरे सामने कुछ भी नहीं आया, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं। और जबकि मैं सत्संग संगत के सुनती हूँ तो उसमें बोलते हैं गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने मैसेज दिया, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, मतलब उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली सत्संग सुने, मैंने गुरुजी के मंत्र जाप सुने गुरुजी के। और संगत जी लास्ट में मुझे गुरुजी ने मेरे बेबी बॉय से मुझे ब्लेस किया और बिल्कुल हेल्दी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और सब कुछ नॉर्मल, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। गुरुजी ने मेरे को इतना सही रखा ना संगत जी, इतना सही रखा। उसके बाद ना संगत जी जब मेरे गुरुजी ने मेरे को मेरा बेबी, चाहे मेरे को कुछ भी होता, बेटी चाहे बेटा, लेकिन एकदम मेरे को बस ये था कि हेल्दी होना चाहिए। और संगत जी जब मेरी दूसरी विश गुरुजी ने कंप्लीट की ना, तो मेरा गुरुजी पर विश्वास मतलब आसमान छू गया था कि मैंने कहा मैं तो जो बोलती हूँ वही चीज़ हो जाती है। गुरुजी ने तो जैसे मेरी खुशी के लिए मतलब मेरे को ठिकाना मिल गया कि मेरे को जो भी खुशी चाहिए बस एक बोल कर आओ, अरदास लगा कर आओ और मिल जाता है वो तो आपको। मेरे तो दिमाग में सच में संगत जी चीज़ बैठ गई थी। अब मेरा मन करे कि मुझे तो अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाना है, मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना ही जाना है। उसके बाद संगत जी मुझे ना धीरे धीरे इशारे मिलने शुरू हो गए। जैसे मैं सत्संग सुनती थी, संगत की बातें सुनती थी संगत जी की, तो मुझे धीरे धीरे गुरुजी के इशारे मिलने शुरू हो गए और मैं गुरुजी के इशारे मुझे मिलते थे, मैं फॉलो करती थी। तो मुझे बहुत टाइम से ऐसा मैसेज आ रहा था कि तेरे पति को बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलावांगा। और मेरे को तो अब जिद पड़ गई, मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे बोला है कि मैं तो को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और मैंने अंकल को बोलना शुरू कर दिया। तो अंकल ने बोला कि थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाए उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को ऐसे ही जाना है, चाहे वो थोड़ा सा बड़ा हो चाहे ना हो, क्योंकि गुरुजी ने बुलाना है तो वो सब सही रखेंगे, देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी लेकिन फिर भी मेरी सास, आपको पता ही है कि वो बोले कि नहीं अभी नहीं जाना है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, ये वो सो।
तो संगत जी मैं पूरे पूरे बच्चे होने के 2.5 महीने के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा दिया और मैं वहाँ गई। और वहाँ जाकर के मेरे अंकल ने क्योंकि मेरे अंकल को भी धीरे धीरे विश्वास होता चला गया। मैं सत्संग सुनाती थी, सत्संग बोलती थी, और मैं ये भी बोलती थी कि, और मेरी ना अंकल को पता था अगर ये लगी है ना तो ये किसी फालतू चीज़ों में नहीं लगेगी, अगर इसको सच में बिलीव हो रहा है ना कुछ होगा। मेरे अंकल को मुझ पर इतना यकीन था। तो संगत जी मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ जो कि बहुत बड़ा सत्संग है मेरी ज़िंदगी का, जिसके पीछे मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ और बिज़नेस करने जा रहा हूँ। और संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि बस तेरे मैं देख गुरुजी के दरबार पर आकर मेरा भी इतना विश्वास नहीं है, तेरे को ज़्यादा है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि बस गुरुजी से अरदास लगा कि वो चीज़ हो जाए। संगत जी मैंने बोला कि ठीक है आप बिज़नेस शुरू करो, हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी से, मैंने वहाँ पर बैठे बैठे अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत कुछ मांगती हूँ ना, आपसे बहुत कुछ मांगती हूँ, लेकिन फिर से मांगने आ गई, क्या करूँ, बच्ची हूँ आपकी, मांगूंगी पिता से ही मांगूंगी, नहीं तो और किससे मांगूंगी। संगत जी हम लोग वहाँ पर बड़े मंदिर से प्रसाद लेकर, प्रसाद खाकर हम लोग आ गए। बच्चे को मैंने ब्लेस करवाया गुरुजी से। सेवादार अंकल जी ने बोला कि गुरुजी ने अपने बेटे को, आपके बेटे को ना ब्लेस कर दिया है। संगत जी उस टाइम पर मेरे बेटे को सबसे पहला गुरुजी का स्वरूप मिला था। छोटा सा स्वरूप में एक सेवादार अंकल लेकर आए और उन्होंने मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। उन्होंने बोला आज आपके घर पे गुरुजी जा रहे हैं आपके बेटे के रूप में, बेटे के साथ। संगत जी मैं इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जिस टाइम पर मेरा बेटा मेरे पेट में था तब मैं बोलती थी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और संगत जी मेरा बेटा ना मेरी बातें सुनता था और गुरुजी को पता था कि इसी के हाथ जाऊंगा। और मेरे बेटे ने मुझे कहा होगा कि मम्मा मैं पक्का लेकर आऊँगा गुरुजी को आपके घर पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं लिखते लिखते सच में रो रही हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा खुशी का क्या टाइम था। मैं सच में कांपने लग गई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहली बार आई, मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हो गया। संगत जी छोटे बड़े स्वरूप से मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा स्वरूप कभी मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ आपको ये करता है कि आपके पास गुरुजी आ गए हैं। मेरे पास तो संगत जी गुरुजी ऑलरेडी थे, मेरे तो बहुत पास में खड़े होकर सुनते थे, मेरी हर चीज़ सुनते थे। लेकिन एक वही जो चीज़ें बनी हुई है कि हाँ आपको स्वरूप मिलेगा तो साक्षात गुरुजी हैं आपके पास, वही चीज़ें जो बनी हुई थी तो वो दिमाग में भी वो बैठा हुआ था। उसके बाद ना संगत जी मैं घर गई और घर जाकर अब मैं रोज़ ये अरदास लगाती गुरुजी को, गुरुजी मेरे पति का जो बिजनेस का सोचा है ना उन्होंने वो सेट हो जाए। थोड़ा टाइम बाद ना मुझे मैसेज आता है कि इस नवरात्रे जो आएंगे ना, नवरात्रों में तेरा ये काम होने वाला है। संगत जी अभी नवरात्रों को आने में तो बहुत टाइम था, और मैंने मेरे को दूसरा मैसेज फ्लैश होता है कि इस महीने एंड में तेरे को 2 खुशियाँ मिलेंगी। अब संगत जी मैं कंफ्यूज, मैंने बोला कि अब कौन सी वाली बात सही होगी। मैंने बोला कि जिस कॉन्फिडेंस से मेरे अंकल बोल रहे थे ना, तो मुझे लगता है इस महीने एंड तक सब कुछ हो जाएगा संगत जी। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि हम लोग जो समझते हैं वो चीज़ नहीं होती है। वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपको गुरुजी ने क्या बोला है। और ये थोड़ी ना कि मैंने यही चीज़ समझी कि गुरुजी ने बोला था कि इस महीने हो जाएगा तो हो गया। गुरुजी ने तो पहले से ही टाइम डिसाइड किया हुआ था। और संगत जी उसके बाद सच बता रही हूँ ये उस महीने भी कुछ नहीं हुआ, और उस साल का पहला नवरात्रा भी चला गया, दूसरा नवरात्रा भी चला गया। करते करते संगत जी 9 के 9 नवरात्रे चले गए। और मेरे माइंड में यही चीज़ बैठी हुई थी कि नवरात्रों में होगा या इस महीने एंड में होगा। तो मैंने मेरे अंकल को भी चीज़ बोली थी, मैंने कहा इस महीने एंड में, नहीं तो नवरात्रों में हो जाएगा। तो संगत जी अब मेरे अंकल ने बोला कि इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही है, बिजनेस करना है, कोई खेल थोड़ी ना है कि ऐसे तूने बोला फुटबॉल की तरह उछाला और मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने बोला कि नहीं देखना ऐसे ही होगा, तुम्हारा इस महीने एंड में हो जाएगा या फिर ना आने वाले नवरात्रों में हो जाएगा। मेरे अंकल ने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, और अंकल ने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत नॉर्मल लिया इस चीज़ को। लेकिन संगत जी एक कॉन्फिडेंस होना, एक ओवर कॉन्फिडेंस होना, गुरुजी को ओवर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, ईगो भी नहीं पसंद, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं पसंद। और संगत जी उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मैंने बोला कि ये क्या हो गया गुरुजी, भाई आपने जो मुझे इशारा दिया था वो तो गलत हो गया, मतलब या तो मुझे कोई और इशारा दो कि मेरे अंकल का काम सेट होगा या कभी नहीं होगा। लेकिन मेरे अंकल को पता था कि उसको कितना टाइम लगना है, काम को स्टेबल होने में कितना टाइम लगना है। मेरे अंकल बहुत काम थे
वो अपनी जॉब भी कर रहे थे, साथ साथ अपना दूसरा साइड भी देखते थे, क्योंकि वहाँ पर काम सेट करना था। तो उनको पता था कि वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब होगा। तो वो बहुत काम थे। मैं बोलती थी यार तुम इतना काम कैसे हो? तो उन्होंने बोला बिजनेस करना है, ये कोई खेल नहीं है, बिजनेस को सेट होते होते टाइम लगता है। तो संगत जी मैंने इग्नोर किया उनकी चीज़ों को। मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरी हर चीज़ सुनते हो, आपने क्या मेरी सुननी बंद कर दी? या फिर मेरी सिर्फ विश लिस्ट में ये था कि आपने मेरी इतनी बातें सुननी थी और बड़ी बात नहीं सुननी थी? तो देखो संगत जी, ये सच में ह्यूमन का नेचर होता है कि जब तक आपको मिलता रहे ना तो आपको हर कोई अच्छा लगता है, और जब आपको थोड़ी सी भी देर हो जाए ना, तो चाहे कोई भी हो, वो अपने माँ बाप पे क्यों ना, तो आपको उन पर भी गुस्सा आने लग जाता है। ये ह्यूमन का नेचर है। मुझे गुरुजी पर गुस्सा नहीं आया था, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे मेरे पता नहीं अब गुरुपा मुझे देंगे कि नहीं देंगे, या मैंने पता नहीं जो मेरी हो सकता है मांगने वाली पूरी होगी, और गुरुजी ने मेरे लिए रखा ही इतना कुछ हो कि भाई तूने इतना ही मांगना है, यहाँ तक मांगे कि तेरे को मिलेगा, हो सकता है वो पूरा हो गया हो। मन में बहुत सारे सवाल चलने लग गए। मैं गुरुपा को बोल रही हूँ गुरुपा मुझे कोई ना कोई इशारा दो, लेकिन संगत जी कोई इशारा नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। बस ऐसे ज़रूर मिलता तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में तेरी तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं, जो तूने सोचा है तेरी इच्छा पूरी होने वाली है, जो तूने सोचा वो ज़रूर पूरा होगा, तुझे ज़रूर मिलेगा। बहुत से आते थे बेटी तू बहुत परेशान रह ली है, अब देख तू आगे तेरी ज़िंदगी में मौज होने वाली है, मतलब ऐसे वाले आते थे। तो मैं बोलती थी गुरुजी बिजनेस तो चल नहीं रहा, मौज काहे की होनी है, प्लीज़ आप कुछ करो। लेकिन संगत जी मेरे को गुरुजी ने ये ज़रूर बोला था कि नवरात्रों में होगा, लेकिन ये नहीं बोला था कौन से वाले नवरात्रों में होगा। संगत जी इसीलिए मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने अभी नवरात्रि शुरू भी नहीं हुए, नवरात्रि आने वाले महीने के अंदर अंदर संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का बिजनेस स्टेबल कर दिया है। अब उनकी इतनी मतलब वो इतने खुश है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। हर चीज़ वो बोलते हैं कि अब बिल्कुल सेटल्ड है, बिल्कुल सही है, और बहुत खुश है संगत जी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मेरे अंकल को खुश देख कर ना मैं खुद बहुत खुश होती हूँ। और मैंने वैसे तो गुरुजी को बोला था गुरुजी, मैंने जब नवरात्रि बीत गए थे ना तो मैंने बोला था कि इसके मेरे बेटे के पहले बर्थडे पे हो जाए तो मेरे अंकल को लगेगा कि चलो ठीक है जल्दी हो गया। लेकिन फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अभी इन आने वाले नवरात्रों में कोई चमत्कार दिखा देना। तो संगत जी मुझे क्या पता था गुरुजी ने नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मेरे घर में खुशियाँ ला देनी है, और मेरे अंकल का बिजनेस स्टेबल हो गया, मेरे घर की कंडीशन ठीक हो गई, मेरी सास का नेचर मेरे लिए ठीक हो गया, हम लोग सत्संग पे जाना रेगुलर हो गए। संगत जी एक होता ना कि मैंने जो लाइफ नहीं सोची थी ना, बिल्कुल भी नहीं सोची थी मैंने, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन थी ना हमारी फैमिली की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड करूँगी। क्योंकि संगत जी मेरे को लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसी लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए मुझे बना दिया ना कि बेटा तो इस चीज़ के लिए बनी है और तू जिएगी, ज़रूर जिएगी। और संगत जी सच में अब मेरे गुरुजी मेरे अंकल बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनका बिज़नेस स्टेबल हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैंने गुरुजी को ये भी बोला था गुरुजी अगर इस नवरात्रे नहीं होना तो मेरे बेटे के दूसरे बर्थडे पे ज़रूर ये चीज़ कर देना, क्योंकि मैं चीज़ चाहती हूँ कि मेरे बेटे के बर्थडे पे मैं आपका सत्संग रखूँ, तो हो सके तो मुझे 2-2 खुशियाँ दे देना, और मैं आपका सत्संग रखना चाहती हूँ। तो बस संगत जी अब मेरे मन में सिर्फ ख्वाहिश ही है कि मैं गुरुजी का सत्संग रखना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे मन में ख्वाहिश है कि इन नवरात्रों में बस गुरुजी मेरे घर में बड़े से स्वरूप में आ जाए, ताकि मैं उनकी गद्दी बना सकूँ, उनका सत्संग रख सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी बहुत इशारे देते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई अरदास लगाई और विद इन डेज़ में वो पूरी हो जाए। गुरुजी बहुत परीक्षा भी लेते हैं और डगमगाना नहीं चाहिए। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं गुरुजी को बोलती तो बहुत कुछ थी और मुझे सुनने में भी बहुत कुछ आ जाता था, मुझे गुरुजी जवाब भी बहुत देते थे, लेकिन मैं कभी डगमगाई नहीं, कभी मैंने उनको छोड़कर दूसरी साइड जाने का नहीं सोचा। और सच बता रही हूँ मैंने कहीं दूसरी या तीसरी जगह पर अरदास नहीं लगाई किसी चीज़ की। मुझे पता था मेरे गुरुपा को सब पता है मेरी बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए, वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग था, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।
गुरुपाल, इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपने साथ जोड़ने का, मुझे इतना अच्छा पति देने का, इतना अच्छा बेटा देने का, और मेरी फैमिली में सब कुछ सही करने का, इतने अच्छे ससुर जी देने का, और बस मेरे दादाजी का ख्याल रखना। बस मैं यही चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का संगत जी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था। और संगत जी सच में गुरु जी हमें बहुत इशारे देते हैं, बहुत से इशारे देते हैं, जिसे समझना हम पर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। वही चीज़ ना संगत जी कि हमें पता नहीं होता कि इस बात का जवाब हमें कैसे मिलने वाला है। हमें मिलता भी है और समटाइम हम वही चीज़ उठाते जो हमारे लिए ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए सूटेबल है, ये हमारे लिए ईजी है, तो हमें यही चीज़ कर लेनी चाहिए। इसलिए संगत जी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको ईजी वे में मिल जाएगी। गुरु जी भी परीक्षा लेते हैं, गुरु जी भी देखते हैं कि दे तो मैं रहा हूँ, तुझे कितना का उस चीज़ पे यकीन है, तू मेरे पे उसके बाद भी कितना यकीन कर रहा है। सब कुछ टाइम डिसाइडेड है, गुरु जी ने सब डिसाइड किया हुआ है, कैसे, कब, क्या, किस टाइम और कहाँ पर देना है। गुरु जी कभी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे संगत जी। तो हमारा भी यही होना चाहिए, हमें भी गुरु जी को कभी लेट डाउन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर हमने गुरु जी से अपना विश्वास हटा लिया ना संगत जी, वो अपने आप में गुरु जी को एक होगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए हर कुछ किया और थोड़ी सी जब मैंने परीक्षा लेनी शुरू की तो वो डगमगा गए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो हम सबको अपने साथ जोड़ा है। और बस संगत जी मैं ये चीज़ चाहती हूँ, हम गुरु जी के इशारों को समझें और उनसे हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार करें। गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर इस चैनल पर आप अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप नंबर और एक मैंने जीमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, जिस पर आप जाकर मुझे सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी कोशिश कीजिएगा कि आप सत्संग को लिखकर ही भेजिए, क्योंकि अब मैं बहुत से सत्संग ऐसे हैं जो लिखे हुए शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए संगत जी आप सत्संग को लिखकर मुझे भेजें। जैसा गुरु जी की जब कृपा होगी मैं आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी मैं एक कल संगत का शुक्राना शेयर करने वाली हूँ, जो एक उनकी कोई विश पूरी हुई है और उन्होंने बोला था कि गुरु जी हमेशा ये बोलते हैं कि आपकी जब विश पूरी हो जाती है ना तो आप अपना शुक्राना भी शेयर करो। तो इसलिए मैं उनका शुक्राना कल शेयर करूँगी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिखे व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और ऐसी संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरा नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर नए नए गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग संगत जी के सत्संग को सुन पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाए। क्योंकि संगत जी जब तक हम सत्संग सुनते हैं ना, जितना भी टाइम हम सत्संग में बैठे हैं, हमें और हमारे पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार को। और आप कोशिश कीजिए कि जब आप सत्संग सुनकर घर जाते हैं या सत्संग से उठकर आप उठते हैं घर जाने के लिए, तो मानो आप बाहर रहते हो, आप ससुराल में हो, आप बैठे हो, तो आपके घर वालों को सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन कर दोगे अपने घर पर तो आपके मम्मा पापा को भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। कहते हैं जब आप सत्संग से उठकर जाते हैं घर पर तो आप सबसे पहले अगर फ़ोन करो तो अपनी फैमिली वालों को फ़ोन करो, क्योंकि गुरुजी तब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है। और डायरेक्ट अपने घर पर जाओ, कहीं और नहीं जाना। गुरुजी के सत्संग से उठे डायरेक्ट उनके घर पर जाओ, अपने घर पर जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं, एक होता है ना कि आपके ऊपर सिर पे हाथ है गुरुजी का और वो आपके घर तक जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। कभी भी सत्संग में बैठे हो फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी होती है ना तो वो दूसरे बंदे के पास चली जाती है जो फ़ोन पे होते हैं। इसलिए हमें अपनी ब्लेसिंग्स हमने अपने पास रखनी है ना। तो संगत जी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर रखनी है तो हमें किसी कभी फ़ोन नहीं यूज़ करना वहाँ पर।
क्योंकि वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन से सत्संग होते हैं। गुरु जी के सत्संग पर कभी फ़ोन नहीं यूज़ करें। और संगत जी बस जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करें, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी को शुक्राना बहुत ज़्यादा पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।